बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री में फ़र्स्ट लेक्चर अपना ले रहे हैं और उसमें हम उन मेजर चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हम केमिस्ट्री की क्लास लेते हुए पढ़ रहे होते हैं। चीज़ें, कुछ टर्मिनोलॉजीज़, कुछ चीज़ों के नाम, और जिनको पढ़कर स्टूडेंट ज़्यादातर परेशान रहते हैं कि वेदर कि ये एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। इस चीज़ के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं ताकि जब हम आगे अपना चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इस तरीके से जब हम अपनी बुक पढ़ना स्टार्ट करें, क्लास 9 की लेक्चर्स की या फर्स्ट ईयर या जो भी अदरवाइज़ जिस क्लास के भी हम लेक्चर्स लेने शुरू करें, तो हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमारे क्लियर हों। अगर हमारे ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते तो फिर हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आता। नंबर 1 पर हम बात करते हैं केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर पढ़ते हैं एटम के बारे में। सही है, तो हम बात करते हैं कि ये एटम होता क्या है। एटम बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं केमिस्ट्री में। एटम आर बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ केमिस्ट्री। बिल्डिंग ब्लॉक से मतलब ये समझ में आता है हमारा। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़, ऐसी कोई छोटी चीज़ जिससे कोई मिलकर बड़ी चीज़ें बने। मतलब कि कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनसे मिलकर दूसरी चीज़ें बने। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो खुद से वजूद में आ गई हो। चीज़ों में ये होता है कि मतलब कोई भी चीज़ होती है वो एक या एक से ज़्यादा चीज़ से मिलकर बनी होती है। कोई भी चीज़ सिंपल एक ही चीज़ से मिलकर नहीं बनी होती, वो डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बनती है। और उन चीज़ों में से भी आप किसी एक चीज़ को ही ले लें या आप सारी चीज़ों को भी निकाल लें, किसी भी एक चीज़ का अगर हम उसमें से अज्यूम करते हैं, जैसे कि फॉर इन केस हम वाटर की बात करते हैं कि हमारे पास पानी है, तो पानी हमारा किन चीज़ों से बनकर बना है? ये दो चीज़ें हैं। इसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिसको हम H से डिनोट कर रहे हैं, और सेकंड जो है हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और वाटर का 1 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, पानी मिलाते हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन बेसिकली छोटा सा एक पार्टिकल है, एक एटम, एक पार्टिकल है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे ज़र्रात जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे एटम कहलाते हैं। इसकी दूसरी मिसाल आप ये ले लीजिए कि जब टीचर हमारी बोर्ड पर लिख रही होती हैं तो नीचे हम देख रहे होते हैं कि चौक के छोटे छोटे पार्टिकल्स गिर रहे हैं। आप उन पार्टिकल्स को भी एटम नहीं कह सकते। वो पार्टिकल्स भी, वो जो छोटे छोटे ज़र्रात या वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स नीचे गिर रहे होते हैं, हवा में जा रहे होते हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम एटम कहते हैं। एटम बेसिकली हम आम आँख से देख ही नहीं सकते, इतना छोटा, इतना स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, इतनी छोटी चीज़ होती है जिसे हम क्या कह रहे हैं, एटम कह रहे हैं। यानी कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एटम। The smallest part of anything is called an atom। ठीक है, कि एटम बेसिकली होता क्या है, किसी भी चीज़ का छोटे से छोटा हिस्सा। अगर हम इसको नॉर्मल सिंपल सी उसमें देखें कि ये बेसिकली एटम क्या होता है, तो वो किसी भी चीज़ का छोटे से छोटा पार्ट जो होता है वो एटम कहलाता है। अब बेसिकली हम कह रहे हैं कि एटम बहुत एक छोटा सा ज़र्रा है जिसे हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। लेकिन इसके बारे में एक और चीज़ ये है कि वो एटम जो है वो भी ना कुछ चीज़ों से मिलकर बना है, और जिन चीज़ों से मिलकर बना है हम उन्हें कहते हैं फंडामेंटल पार्ट्स। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्ट्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बना है। एटम किससे बना है, मिलके फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बना है। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें और हैं जिनसे मिलकर एटम बना है। जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो खुद ही बन जाती है, किसी भी एक चीज़ से बन जाती है। तो मतलब ये हुआ कि एटम भी खुद ही एक बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है, वो भी कुछ चीज़ों से मिलकर बना है। वो चीज़ें क्या हैं? देयर आर 3 फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ एन एटम कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 is proton, and the last one is neutron। अब ये 3 चीज़ें क्या हैं, इन चीज़ों के बारे में बच्चे जो हैं परेशान रहते हैं। अब देखिए, मैं एक स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करती हूँ एटम का। दिस इज़ एन एटम। लेट्स सपोज ये एटम के शेल्स हैं और उसका न्यूक्लियस है। एटम बेसिकली डिपेंड करते हैं 2 चीज़ों पर। एक उसके शेल होता है, ठीक है, बाहर वाला स्ट्रक्चर जो होता है ना, राउंड सर्किल जो बड़ा वाला है, उसे हम क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं उसके। एटम के क्या होते हैं, वो शेल्स होते हैं, और इसके मिडल पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है।
सही है। मिडल पार्ट क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। एटम का बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? शेल कहलाते हैं। सही, वो एक से ज़्यादा होते हैं। और अंदर वाला पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। बाहर वाले हिस्से में क्या चीज़ें होती हैं? हम ये कह रहे हैं कि एटम अकेला जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई कह लेते हैं हम, प्रोटॉन को पी कह रहे हैं और न्यूट्रॉन को एन कह रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव साइन होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, हमेशा याद रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 ही तो चीज़ें हैं सिंपल सी हमारे पास। एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया, एक न्यूट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास बाहर है, भाई माइनस का साइन है। ठीक है, प्रोटॉन अंदर है, P फॉर प्रोटॉन एंड P फॉर प्लस का साइन। ठीक है, याद रखिएगा, P फॉर प्रोटॉन एंड P फॉर प्लस एंड N फॉर न्यूट्रॉन एंड N फॉर नो चार्ज। ठीक है, प्लस चार्ज किस पर है? प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हमारे पास 3 चीज़ें हो गई। एक हो गया इलेक्ट्रॉन, सेकेंड हो गया प्रोटॉन एंड द लास्ट वन इज न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर हम कह रहे हैं कि कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? आउटसाइड प्रेजेंट है। ठीक है, शेल्स में प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ये चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब प्रोटॉन क्या है? वो अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और इन 3 चीज़ों को हम क्या करें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम कह रहे हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इनका मास कितना होता है, इन पे क्या चार्जेस होते हैं, इनके साइजेस क्या होते हैं, इसके बारे में छोटी सी डिटेल जो हमारे काम आएगी। जितनी हमारे काम आएगी हम उतना ही पढ़ेंगे, और जितनी काम नहीं आएगी उतने को हम अभी फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे जैसे आगे हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी तो हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, अब हमने बात करी कि जो न्यूक्लियस में हमारे पास चीज़ें थी, जैसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, कि कितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और क्या चीज़ थी न्यूक्लियस में हमारे पास? न्यूट्रॉन्स थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये दोनों चीज़ें हमारे पास कहाँ प्रेजेंट थी? न्यूक्लियस में प्रेजेंट थी। इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे? इन दोनों को हम कहेंगे मास नंबर। मिलके एक हैवी वेट बना रही है ना, एक हैवी चीज़ बना रही है, 2 चीज़ें मिल रही हैं, कुछ हैवी बना रही है मटेरियल, तो उन्हें हम इस तरीके से मास के तौर पे याद रखेंगे कि बीच में जो मास है उसको हम कह रहे हैं मास नंबर, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों की कलेक्टिवली तादाद को हम क्या कह रहे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कलेक्टिवली तादाद को हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिलते हैं आपस में तो उन दोनों की जो तादाद होती है, जो क्वांटिटी होती है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड मास नंबर। ठीक है, हमें याद रखना है इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा वो लाइटेस्ट पार्टिकल होता है। हम ये भी चीज़ अपने दिमाग में रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे छोटे से हल्के से हल्का ज़र्रा होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे हल्का होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? मास का तो पता ही होगा बच्चों को कि मास किसे कहते हैं। कि अभी मैं मास के बारे में भी आगे थोड़ी सी एक छोटी सी डिटेल दे देती हूँ कि मास बेसिकली होता क्या है। बच्चे मास और वेट में कंफ्यूज रहते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.11 एक्सपोनेंट -28 ग्राम। ये क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसे आप मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, ये तो मास हो गया। अब हम कह रहे हैं कि चार्ज कितना होगा। मास अलग चीज़ है और चार्ज अलग चीज़ है। चार्ज प्लस माइनस वाली चीज़ है ना, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पे हम कह रहे हैं कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि P फॉर प्रोटॉन और P फॉर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तो है ही हमारे पास प्रोटॉन के पास, तो नेगेटिव चार्ज किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं था। अब हम कह रहे हैं कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है हमारे पास? 1.602 एक्सपोनेंट -19 कूलम्ब। सही है, ये दिमाग में रखना है कि ये कूलम्ब है। या आगे जब हम डिटेल में केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे तो हमें यूनिट्स के बारे में भी पता चलता जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये कैलोरी वगैरह नहीं है, ये कूलम है और ये जी फॉर ग्राम है। और जब भी हम यूनिट लिखते हैं तो यूनिट के बाद हम फुल स्टॉप या डॉट या कुछ भी, जो बच्चों की अक्सर आदत होती है लगाने की, वो हम कुछ भी नहीं लगाते हैं। ये हमारी यूनिट है, यूनिट को हम ऐसे के ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बता दिया। अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन, ये बेसिक
नॉलेज है केमिस्ट्री की कि केमिस्ट्री पढ़ने से पहले बच्चों को एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए ताकि जब वो केमिस्ट्री की कोई भी क्लास लें या कोई भी लेक्चर बच्चे अटेंड करें तो उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता हो। 1.67 एक्सपोनेंट -24 ग्राम। ये प्लस माइनस का ख्याल बहुत ज़रूरी रखना है, तीनों में माइनस आ रहा है अभी तो फ़िलहाल, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं उनमें माइनस नहीं भी होता, तो ये प्लस माइनस का ख्याल रखना होता है। ये एक्चुअली ये जो 24 -24 -19 और -28 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ज़ीरोज़ की तादाद होती है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं कि इनके साथ कितने ज़ीरोज़ है। माइनस है तो ज़ीरोज़ इधर लगे हुए होंगे और अगर प्लस है तो ज़ीरोज़ उधर लगे होंगे। ये भी एक हम अलग लेक्चर में कैप्चर करेंगे कि इसको किस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे जैसे डिटेल्स हमारे पास चीज़ों की आती जाएंगी, लाइक चैप्टर में हमें जो भी चीज़ पढ़ने की रिक्वायरमेंट होगी वो हम पढ़ते जाएंगे। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? 1.673 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम। ये हमारे पास क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, Z जो होता है ना, Z एक चीज़ आएगी आपके पास चैप्टर पढ़ते हुए, Z क्या होता है? Z हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम किससे डिनोट करते हैं? Z से, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और हम बात करते हैं कि न्यूट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं, तो A माइनस Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सही है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं कि अगर उनमें से Z निकाल दिया जाए, प्रोटॉन में से न्यूट्रॉन निकाल दिए जाएँ तो हम पर प्रोटॉन का मतलब Z है, अगर हम A में से Z निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा? न्यूट्रॉन बचेंगे, जो भी होंगे। अच्छा, ये हमारे पास एक छोटी सी डिटेल थी इसकी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। एटम का तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों को कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, 3 चीज़ों से मिलकर बनाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। ठीक है, उनके मासेस भी मैंने आपको बता दिए कि उनके मासेस क्या होते हैं, बस थोड़ी सी डिटेल में बता दिए ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। हम छोटी क्लासेस में ये पढ़ तो रहे होते हैं, बट बाज़ बच्चों के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता, और अगर कॉन्सेप्ट हमारे किसी चीज़ का क्लियर ना हो तो फिर फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, क्योंकि फिर आगे को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? एटम के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हम मॉलिक्यूल पढ़ते हैं कि जैसे हम बात कर रहे थे ना एटम में कि स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब मॉलिक्यूल की बात यह है कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम, 2 और more atoms combine together to make a molecule। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जब मिले, एक कार्बन एटम दूसरा भी कार्बन एटम मिल गया, सही, दूसरा भी कुछ और भी मिल सकता है, ज़रूरी नहीं कि दोनों कार्बन ही मिले। एक कार्बन, अगर हम यहाँ पर 1 नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। ठीक है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 2 और 2 मॉलिक्यूल, 2 एटम, सॉरी एक एटम दूसरा एटम, सही। अगर इसमें हम और भी मिलाना चाहें तो हम और भी मिला सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के CO2, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। ये तो हमें बेसिक फॉर्मूलाए हैं, ये तो हमें पता ही होंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स का भी जिक्र हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है। हमने केमिस्ट्री की बुक में एक स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक डायग्राम देखी होगी, एक पेज होता है जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल वो भी मैं आप लोगों को पूरा याद करवा दूंगी, बहुत इजी होता है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है, और अगर वो चीज़ समझ में आ जाए आप लोगों को तो फिर आसानियाँ ही आसानियाँ होती हैं लाइफ में। मुश्किल इतना कुछ भी नहीं है, केमिस्ट्री इज़ नॉट अ बिग डील, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ समझने की देर है। अच्छा, हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की कि पीरियोडिक टेबल सॉरी एलिमेंट्स की कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स के बारे में हम ये कहते हैं कि साइंटिस्ट जो हैं वो 118 काइंड्स ऑफ एटम्स आर डिस्कवर्ड विच आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ठीक है, हम कह रहे हैं कि 118 एटम्स आर डिस्कवर्ड कॉल्ड एलिमेंट्स। यानी कि कार्बन के एटम मिल गए कहीं से ऑक्सीजन मिल गया, कहीं से सल्फर मिल गया, कहीं से सोडियम मिल गया,
ठीक है ना। कहीं से कार्बोनेट मिल गया, कुछ भी मिल गया, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारी एलिमेंट्स कहलाती हैं। और इन तमाम एलिमेंट्स को हम कहाँ पर रखते हैं, पीरियोडिक टेबल में क्या रखते हैं। ठीक है, अब दो एलिमेंट्स को जब हम मिलाते हैं तो वो क्या चीज़ हमारी बन जाती है, कंपाउंड बन जाती है। कंपाउंड हम किसे कहते हैं, दो एलिमेंट्स, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर and make a compound. अच्छा, इसके बाद हम बात करते पहले मैं चलते चलते मास का बता दूं कि मास बेसिकली होता क्या है। मास इज़ नॉट अ बिग डील, इट्स वेरी सिंपल थिंग कि हम कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ में अमाउंट ऑफ मैटर, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। द amount of matter present in an object is called mass। हम कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ मैटर, किसी भी चीज़ में कितना अमाउंट है मैटर का। मैटर तो हमने बताया ना, सॉलिड, लिक्विड या गैस, किसी भी चीज़ में जो है मैटर की अमाउंट जितना होता है वो उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है, मास कहलाता है। अच्छा जनाब, इतनी चीज़ हो गई। अब इसके बाद अगर